मधु एक पिल्ला से टिककर मुस्कुराने लगी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ देर अपनी आंखें बंद किए मुस्कुराती रही, पर फिर खुद से बोली, करण ऐसे भी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि इन्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है और प्यार का इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पर नहीं, इन्हें तो हर काम में महारत हासिल है। मधु, मुझे लगता है कि जब तक उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, वो ऐसे ही तुझे तंग करने वाले हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू मौका देखकर कुछ देर के लिए शर्म वम छोड़ दे और उन्हें बता दे कि तू उनसे बहुत प्यार करती है, वरना तो तू करण को जान ही चुकी है। वो ना ही किसी से डरते हैं और ना ही उन्हें कोई शर्म लाज है। यही सोचकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई और वो मुस्कुराते हुए लॉन की ओर बढ़ने लगी और सामने से आ रही शांति से टकरा गई। मधु ने जैसे ही उन्हें देखा तो थोड़ा घबरा गई। आई एम सॉरी बड़ी माँ, वो मैंने आपको देखा नहीं। मधु, अब तुम खुराना परिवार की बहू हो, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम अपनी चौल वाली तहजीब आज वही छोड़ आओ और इस हवेली में रहने के सलीके सीख जाओ, शांति उसे घूरते हुए बोली। मधु ने पलटकर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुका लिया। शांति गुस्से में वहां से चली गई। उनके जाते ही मधु ने सुकून की सांस ली। तभी उसकी नजर बालकनी में अकेले खड़े रणबीर पर पड़ी। जीजा जी, मधु की आवाज सुनकर रणबीर ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए पलटे। मधु ने उनसे पूछा, जीजा जी आप यहाँ खड़े हैं, सब आपको नाश्ते के लिए कब से ढूंढ रहे थे। मैं आपका नाश्ता ले आऊं क्या? हमें अभी भूख नहीं है मधु, जब लगेगी तो हम खा लेंगे। तुम अपने घर जा रही हो ना, तो जाओ और जल्दी से वापस आओ, रणबीर मुस्कुराते हुए बोले। मधु ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और जाने लगी। तभी रणबीर ने उसे रोका। एक मिनट मधु। मधु के कदम रुक गए और उसने पलटकर रणबीर की ओर देखा। रणबीर ने अपनी जेब से रुपये निकाले और मधु की हथेली पकड़कर उस पर रख दिए। ये तुम्हारा नेक। वो अपनी हथेली पर रखे नोटों को देखने लगी। फिर उसने रणबीर के पैर छुए तो वो मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ रखकर बोले, मधु हमारे यहाँ बहनें पैर नहीं छुआ करती, इसलिए आज के बाद हमारे पैर कभी मत छूना। मधु की मुस्कुराहट और बढ़ गई। तभी रणबीर बोले, मधु करण की हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल जगह है, इसलिए हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है वो, इसलिए उनका साथ और हाथ कभी मत छोड़ना। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनकी मोहब्बत नसीब होती है। किस्मत ने जिस तरह से तुम दोनों की शादी करवाई है, उससे ये तो तय है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए तो सारी कायनात तुम दोनों को मिलाने में लग गई थी। एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना और अपने बीच किसी तीसरे के आने की इतनी सी भी जगह मत छोड़ना। तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? मधु ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो रणबीर मुस्कुरा दिए। मधु, अब तक हमारी कोई बहन नहीं थी, पर आज से तुम हमारी बहन हो, इसलिए जिंदगी में जब कभी भी तुम्हें अपने इस भाई की जरूरत पड़े तो बेझिझक किसी भी समय हमारे पास चली आना। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। थैंक यू जीजा जी। रणबीर ने फिर से उसके सिर पर हाथ रखा तो मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो बाहर लॉन की ओर बढ़ते हुए बोली, इस घर के सब लोग इतने अच्छे हैं, आई एम श्योर कि ऋषभ भैया भी उतने ही अच्छे होंगे, पर पता नहीं वो कहाँ है। मम्मा भी उनके लिए कितनी परेशान है। प्लीज महादेव, वो जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो और जल्दी से घर वापस आ जाएं। इतना कहकर वो बाहर आ गई। उसे देखते ही हरनाम उठकर उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, चले बेटा। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। तभी शोभा भी उठकर मधु के पास आई। उनके साथ घर के कुछ नौकर हाथों में गिफ्ट्स लिए खड़े थे। शोभा उनसे बोली, ये सब हरनाम की गाड़ी में रखवा दो। पर मां जी ये सब, हरनाम ने इतना कहा ही था कि शोभा उन्हें टोकते हुए बोली, रिवाज है बेटा, आज मधु शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है, तो ये कुछ तोहफे उनके छोटे भाई के लिए है। हरनाम कुछ नहीं बोल पाए। तभी करण भी वहां आ गया। शोभा उसे देखते ही बोली, लीजिए करण भी आ गए, अब इजाजत दीजिए मां जी। हरनाम हाथ जोड़कर बोले। मधु ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो वो उसे गले लगाकर बोली, बेटा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, करण आपके परिवार को जरूर मना लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जाइए बेटा। मधु ने शालिनी, पूजा और अतुल के भी पैर छुए और गाड़ी की ओर बढ़ने लगी तो मीरा उसकी बाह पर हाथ रखकर बोली, मधु तू करण के साथ उसकी गाड़ी में आ, मैं डैड के साथ बैठती हूँ। मधु ने तुरंत करण की ओर देखा। तभी हरनाम भी बोले, हाँ बेटा तू दामाद जी के साथ बैठ। मधु ने अपना सिर हिला दिया तो करण ने उसकी ओर देखते हुए अपनी गाड़ी का डोर खोला
और बिना कुछ कहे उसके बैठने का इंतजार करने लगा। मधु चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। करण भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। उन सबके जाते ही शालिनी ऊपर आसमान की ओर देखकर बोली, हे भोलेनाथ, बस इतना और कर दीजिएगा कि करण मधु के परिवार के दिल में अपनी जगह बना सके और मधु की फैमिली खुशी खुशी उनके रिश्ते को दिल से स्वीकार ले। ऐसा ही होगा शालू। तभी पास खड़ी शोभा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। इधर करण गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मधु परेशान सी अपने पापा के बारे में सोच रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो पिछली बार उसके अपने घर जाने पर हुआ था। उसके कानों में अपने पापा की कई बातें गूंज रही थी। उसे इतना परेशान देखकर करण बोला, मैं जानता हूँ मधु कि तुम इस वक्त क्या सोचकर परेशान हो, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से ठीक नहीं होता करण। तभी मधु बिना करण की ओर देखे बोली, पर करण ने तुरंत उसकी ओर देखा तो मधु फिर से बोली, हमारी शादी ने उन सारी अफवाहों को सच कर दिया है जो कुछ दिनों पहले हमें लेकर मीडिया में आई थी। अब पापा को यही लगेगा कि मैंने उनसे फिर से झूठ बोला था कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है। पता नहीं वो हमारी शादी की बात जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ करण कि वो भले मुझे माफ ना करे, मुझे फिर से ना अपनाए, पर हमारी शादी की खबर से उन्हें कोई सदमा ना पहुँचे, उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि अब अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यही सब कहते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और करण भी परेशान हो गया। मधु सामने देखते हुए फिर से बोली, मीरा मुझे झूठ बोलकर शिमला ले गई थी। मुझे नहीं पता था कि हम वहाँ किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि घूमने जा रहे थे। फिर शिमला में हुआ वो हादसा और फिर इंदौर आकर हमें लेकर उड़ी अफवाहें। ये सारी बातें जिस तरह पापा के सामने आई थी, उसके बाद उन्हें यही लगा कि मैंने उनसे झूठ बोला है, उन्हें धोखा दिया है। उन्हें झूठ और धोखे से बहुत नफरत है करण, वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। उसकी बातें सुनकर करण सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, सिर्फ झूठ बोलकर घूमने जाना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है कि मधु के पापा उससे इतना नाराज हो जाए। और शिमला में अगर कुछ गुंडों ने इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी तो इसमें इसकी क्या गलती थी जो इसके पापा ने इसे सजा दी। और रही बात मेरी और मधु की, तो अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तो एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी की शादी उसी इंसान के साथ हो जाए जिसके साथ उसका नाम जुड़ा हो। मुझे तो मधु के पापा के उससे अभी भी नाराज होने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है, तो फिर मधु को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे माफ नहीं करेंगे। उसने फिर से मधु की ओर देखा जो अभी भी रो रही थी, पर कुछ बोला नहीं और गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर में दोनों मधु के घर के पास वाली सड़क पर पहुंचे। करण ने अपनी गाड़ी रोक दी, पर मधु अभी भी परेशान सी बैठी थी। वो इतनी परेशान की थी कि उसे पता भी नहीं चला कि करण ने गाड़ी रोक दी है। करण अपना सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, मधु तुम्हारा घर आ गया। मधु ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। करण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मधु हम तुम्हारे घर पहुंच गए। उसके इतना कहते ही वो चौंक गई। उसने नजर घुमा कर देखा तो वो अपने घर के बहुत नजदीक थी। उसने बिना कुछ कहे अपना सीट बेल्ट खोला और गाड़ी से बाहर आई। उसके गाड़ी से बाहर आते ही सड़क पर बनी दुकानों पर खड़े लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे, पर अपने घर की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। करण बिना कुछ कहे उसे देखते हुए उसके साथ चल रहा था। हरनाम और मीरा भी अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गए थे। मधु जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो आसपास के लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। उसकी एक पड़ोसन अपने पास खड़ी औरत से बोली, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, लगता है मधु ने शादी कर ली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ मधु की तस्वीर अखबार में आई थी। लगता है टीवी में आई खबर सच ही थी, तभी मधु ने इसी के साथ ब्याह कर लिया है, और वो भी बिना अपने घर वालों को बताए। पास खड़ी दूसरी औरत भी बोली। करण उनकी बातें सुनकर मधु की ओर देखने लगा। मधु अपने घर तो आ गई, पर अपने घर का दरवाजा खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दरवाजे को देखकर रोने लगी। करण ने उसे रोते देखा तो दरवाजा खटखटाया। किचन में बर्तन धो रही आरती अपने हाथ धोते हुए जोर से चीखी, आ रही हूँ बाबा। वो तेजी से किचन से बाहर आई और उसने दरवाजा खोला तो उसे सामने खड़ी मधु नजर आई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मधु भी उसे देखते ही रोते हुए मुस्कुरा दी। आरती उसे छूने के लिए आगे बढ़ी,
पर फिर करण को उसके साथ देखकर उसने अपने कदम रोक लिए। मधु ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए तो उसने उसके सिर पर हाथ रख दिया, पर तभी उसकी नजर मधु के सिंदूर और मंगलसूत्र पर पड़ी। वो हैरानी से उसे देखने लगी। मधु ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। आरती ने करण की ओर देखा तो उसने भी आगे बढ़कर उसके पैर छुए। वो आरती से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी मोहन ने अपने कमरे से बाहर आते हुए पूछा, कौन है आरती? उनकी आवाज सुनते ही आरती दरवाजे से हट गई और मोहन की नजर मधु और करण पर पड़ी। मधु को देखते ही उनके चेहरे पर भी चमक आ गई, पर उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर देखकर वो हैरानी से उसे देखने लगे। मधु घबराई हुई सी अभी भी वहीं खड़ी थी, पर तभी करण ने उसकी हथेली पकड़ी और मोहन के पास आया। उसने मधु को इशारा किया तो दोनों ने एक साथ उनके पैर छुए, पर मोहन ने उनके सिर पर हाथ नहीं रखा। अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद नहीं देगा मोहन? तभी हरनाम ने अंदर आकर पूछा। ये सुनकर मोहन और आरती दोनों के जैसे होश ही उड़ गए। दोनों हरनाम को हैरानी से देखने लगे, पर फिर आरती गुस्से में मधु से बोली, मधु तूने तो ये कहा था ना कि तेरे और इस लड़के के बारे में अखबार में जो ही खबर छपी थी वो सब झूठी थी, तो फिर ये सब क्या है? मधु कुछ नहीं बोल सकी। उसकी चुप्पी ने आरती का गुस्सा और बढ़ा दिया और उसने मधु की बांह पकड़कर पूछा, क्यों किया तूने मधु ऐसा? तूने तो उन सब बातों को सच कर दिया है जिसकी वजह से तेरे पापा ने तुझे इस घर से जाने के लिए कहा था। मेरे न सही, कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोचा होता। कितने अरमान थे उनके तुझे डोली में बैठाकर विदा करने के, पर तूने तो उनसे उनकी ये खुशी भी छीन ली। पहले अपने पापा की इज्जत का तमाशा बनाया और अब बेशर्मों की तरह बिना किसी को बताए शादी करके इस लड़के का हाथ थामे यहाँ चली आई। करण कुछ कहने ही जा रहा था, पर मधु ने उसे कुछ ना कहने का इशारा किया तो करण को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। मोहन भी सिर झुकाए खामोश बैठे थे, पर आरती फिर से बोली, मधु आज तूने भी वही किया जो तेरी माँ ने किया था। ये सुनकर मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण और हरनाम भी उसे हैरानी से देखने लगे। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच में, मधु रोते हुए इतना बोली ही थी कि तभी आरती उसे बीच में टोककर बोली, इस लड़के की मंगनी तो किसी और लड़की से हो चुकी थी ना, तो तूने उस लड़की से उसकी सारी खुशियां छीन ली है ना मधु? मधु बिना कुछ कहे अपने पापा की व्हीलचेयर के पास बैठी। उसने रोते हुए उनकी हथेली थामी और बोली, क्या आपको भी यही लगता है पापा कि आपकी मधु किसी और की खुशियां छीनकर खुद मुस्कुराएगी? मोहन ने ना ही कोई जवाब दिया और न ही मधु की ओर देखा, पर मधु फिर से बोली, प्लीज पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने ना पहले कुछ गलत किया था और न ही आज कुछ गलत किया है। मेरी परवरिश आपने और माँ ने की है, मुझ पर ना सही कम से कम अपनी परवरिश पर तो भरोसा कीजिए। आपकी मधु ने आज भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपका सिर शर्म से झुक जाए। मधु ठीक कह रही है मोहन, इसने करण साहब से शादी करके किसी की खुशियां नहीं छीनी है, बल्कि दो परिवारों की इज्जत को सारी दुनिया के सामने नीलाम होने से बचाया है। तभी हरनाम आगे आकर बोले। आरती और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी हरनाम मुस्कुराते हुए फिर से बोले, ये तेरे दिए संस्कार ही है मोहन, जो मधु ने करण साहब से उस वक्त शादी के लिए हाँ कह दी जब इनकी दुल्हन शादी का मंडप छोड़कर भाग गई थी। ये सब सुनकर मोहन ने तुरंत नजरें उठाकर हरनाम की ओर देखा और सोच में पड़ गए। हरनाम उन्हें वो सब बताने लगे जो शादी में हुआ था। मोहन सब कुछ सुनते हुए मधु को देख रहे थे जो सिर झुकाए रो रही थी। अब तू ही फैसला कर कि मधु ने जो किया है उससे तेरा सिर शर्म से झुका है या गर्व से तेरी गर्दन तंग गई है। हरनाम के इतना कहते ही आरती वहां से जाने लगी, पर हरनाम ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या सच जानकर भी तुम्हें ये लग रहा है आरती कि मधु ने जो किया है वो गलत किया है? आरती ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चली गई। तभी करण घुटनों के बल मोहन के पास आकर बैठा। पापा मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको और मधु को बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर जब मैं पिछली बार इस घर में आया था तब भी मैंने आपको सारा सच बताया था। ये सुनकर मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि करण उसके घर आया था। तभी करण फिर से बोला, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मधु ने कुछ नहीं किया। उसने जो कुछ भी आपको बताया था वही सच था। उसने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, यहाँ तक कि मधु तो ये भी नहीं जानती थी कि वो मेरी शादी के लिए उदयपुर आई थी। ये बात भी उसे वहां पहुंचकर ही पता चली। अगर शादी की रात मधु ने शादी के लिए हाँ नहीं की होती तो मेरी दादी हमारे खानदान की बदनामी कभी सहन नहीं कर पाती और उस रात पता नहीं क्या हो जाता।
मधु ने सिर्फ मेरे परिवार की इज्जत ही नहीं बचाई पापा, बल्कि मेरी दादी की जिंदगी भी बचाई है। और उसका ये एहसान मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर नहीं उतार पाएगा। हाँ मोहन, मधु को करण साहब के परिवार ने पूरे दिल से अपनाया है, पर बच्चों की खुशी तब तक अधूरी रहेगी जब तक तुम और आरती इन्हें आशीर्वाद नहीं दे देते। हरनाम मोहन के परेशान चेहरे की ओर देखकर बोले। तभी आरती हाथों में पूजा की थाल लिए वहां आ गई। बेटी और दामाद शादी के बाद पहली बार घर आए हैं, तो उनका स्वागत तो करना होगा ना, है ना भाई साहब। ये सुनकर मधु के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरती उसे देखकर बोली, मधु दामाद जी के साथ दरवाजे पर आ, उनका तिलक करना है। मधु ने मुस्कुराते हुए करण की ओर देखा और उसे इशारा करके उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी, पर तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको मधु। मधु के कदम रुक गए। उसने पलटकर करण की ओर देखा तो वो मोहन की ओर देखकर बोला, मधु पापा ने अब तक हमें आशीर्वाद नहीं दिया और शायद अब तक माफ भी नहीं किया है, इसलिए इस घर में मैं अपना स्वागत तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक पापा हमें आशीर्वाद नहीं दे देते और तुम्हें माफ करके अपने सीने से नहीं लगा लेते। उसके इतना कहते ही सब लोग मोहन की ओर देखने लगे, पर मोहन अभी भी सोच में डूबे हुए थे। तभी आरती ने पूजा की थाल टेबल पर रखी और उनके पास बैठकर बोली, सुनिए जी, अब तो मधु की शादी हो गई है, पराए घर की अमानत है अब सब कुछ भूलकर उसे माफ कर दीजिए। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी भी दरवाजे पर खड़ी मीरा आकर मोहन से बोली, आप मधु से इसलिए नाराज है ना अंकल, क्योंकि वो आपसे झूठ बोलकर शिमला गई थी। पर अंकल, झूठ आपसे मधु ने नहीं बोला था, झूठ मैंने बोला था आपसे भी और मधु से भी। मैंने उससे झूठ बोला था कि हम कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाने के लिए शिमला जा रहे हैं। पर अंकल, मैंने उससे और आपसे ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मैं बस मधु को कुछ दिन अपने लिए जीते देखना चाहती थी, खुश देखना चाहती थी उसे। आपको चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मधु तो सच जानने के बाद तुरंत ही वापस भी आ रही थी, पर मैंने उसे अपनी कसम देकर रोक दिया। उसने तो फैसला भी कर लिया था कि वापस इंदौर आकर वो आपको सब कुछ बता देगी, पर हालात कुछ ऐसे बन गए कि आपको सच बताने से पहले मीडिया ने उसे और करण को लेकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और फिर सच आपके सामने गलत वक्त पर और गलत तरीके से आ गया। और शिमला में जो कुछ भी हुआ उसमें मधु की तो कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि एक अजनबी ने आपकी बेटी की जिंदगी बचा ली, फिर चाहे वो कैसे ही क्यों ना बचाए हो। उसके इतना कहते ही करण और मधु दोनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। मधु की ओर देखते ही मीरा को समझ आया कि उसने क्या कह दिया है। वो तुरंत बात संभालते हुए बोली, अंकल, उस रोज करण ने ही मधु को बचाया था। उसके इतना कहते ही मधु और मोहन दोनों उसे देखने लगे। तो मीरा फिर से बोली, हाँ अंकल, वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि करण ही तो था। मोहन ने तुरंत करण की ओर देखा, जो मीरा की बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गया था। तभी मीरा फिर से बोली, प्लीज अंकल, मेरी गलती की सजा मधु को मत दीजिए। आपको अगर सजा देनी ही है तो मुझे दीजिए, पर प्लीज मधु को माफ कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी, आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी, पर प्लीज मधु को माफ कर दीजिए। वो तो तू वैसे भी नहीं दिखाएगी क्योंकि तेरी सहेली की शादी जो हो गई है, मोहन मुस्कुराते हुए बोले। मीरा के साथ साथ मधु के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मोहन उसकी ओर देखकर रोते हुए बोले, पर मैं अपनी बच्ची को मजबूरी में की गई इस शादी के लिए क्या आशीर्वाद दूं, क्योंकि सच तो यही है कि करण साहब जैसे इतने बड़े इंसान ने मेरी बेटी से शादी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए की है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो मेरी बेटी को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे और उसका हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। गारंटी हम आपको देते हैं। तभी दरवाजे पर खड़ी शोभा बोली। उनकी आवाज सुनते ही सब लोगों ने पलटकर उनकी ओर देखा। उनके साथ शालिनी भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो दोनों अंदर आई। शोभा मोहन के सामने हाथ जोड़कर बोली, हम करण की दादी शोभा खुराना है और हम जानते थे कि एक बेटी के पिता के मन में ये सवाल जरूर उठेगा, इसलिए हम खुद यहाँ चले आए। मोहन तुरंत हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते माताजी, आइए बैठिए। जरूर बैठेंगे और आपसे अपनी खातिर भी करवाएंगे, पर पहले हम आपको ये यकीन तो दिला दे कि आपकी बेटी और हमारे पोते की शादी भले मजबूरी में हुई हो, पर हम दिल से आपकी बेटी को अपनी बहू मान चुके हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे पोते अब जिंदगी भर आपकी बेटी का ना ही हाथ छोड़ेंगे और ना ही उसका कभी साथ छोड़ेंगे। ये सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शोभा फिर से बोली, अब तो आप बच्चों को आशीर्वाद देंगे ना?
करण ने तुरंत मधु को इशारा किया तो दोनों ने मोहन के पैर छुए। मोहन ने मुस्कुराते हुए दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो। मधु रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। मोहन उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, एक बाप हमेशा यही सपना देखता है कि उसकी बच्ची को एक बहुत अच्छा पति और बहुत अच्छा ससुराल मिले। और तेरे पापा का ये सपना पूरा हो गया मधु, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। तो मधु ने अपने पापा के आंसू पोंछते हुए पूछा, अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं, मधु रोते हुए मुस्कुरा दी। तभी शालिनी आरती से बोली, आरती जी, मधु हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आई है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे लिए करण और मधु में कभी कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरे लिए मधु वैसी है जैसे कि करण है, इसलिए आप अब मधु की चिंता छोड़ दीजिए। इसका ख्याल रखना अब हमारी और मेरे बेटे की जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि मेरा करण अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। अब तो अपना तिलक करवाओगे ना बेटा? आरती ने पूछा। करण ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और मधु के साथ दरवाजे पर आया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।